बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये कल वाला पेपर है आपका डाओ का। तो आए इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आजकल के पेपर में आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं उन सबको बेनिफिट मिलता है और बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसकी आप डिस्कशन बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिजल्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इन अ बॉडी। अब ये हम बार बार सीखते आ रहे हैं और इससे ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो उसमें ये क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहती है और जो वी टी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, वो उसका तो ब्रीफली हमने डिस्कशन किया हुआ है। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है उसकी दो तरीक़ों से वो चेंज होती है। एक चेंज होती है वी टी बाय मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, और एक क्या होता है इसका डायरेक्शन चेंज होता है। दूसरी मतलब चेंजिंग इसके डायरेक्शन में आती है। जब भी कोई भी एक वेलोसिटी है चेंज करेगी तो जाहिर सी बात है उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो वी टी के चेंज होने पे जब उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो हम कहते हैं ए सी प्रोड्यूस होती है, और जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो हम कहते हैं यहाँ पे ए टी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रिजल्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तभी प्रोड्यूस होती है जब क्या चेंज हो, तो आप कहेंगे कि वी टी के डायरेक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो आपको ए सी मिल जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे करके ना सारी आपकी टेस्ट ही बहुत ही सिंपल है। तो इंशाल्लाह ट्राई करते हैं, इसको सही से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है द मोमेंटम ऑफ पी फोटान इज़ रिटन बाय, मतलब फोटान का मोमेंटम क्या है। इसमें थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती हैं क्योंकि जो लीक्ड पेपर था, क्योंकि आपको पता है कि पेपर आपका लीक हो चुका है, बट मजबूरी ये है कि कोई भी इस पे बात करने को तैयार नहीं है। हम क्या कर सकते हैं इस पे, एज अ टीचर मैं आपको अवेयर ही कर सकता हूँ कि हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसा होता भी आ रहा है। जब चेंज इसमें तभी आएगी जब सारी सिंध के जो भी आप देना बाशऊर जो आवाम है आपकी, शऊर तो वेल अच्छा खासा है हम सब में, तो अगर वो सारे उठ खड़े हों तो इस आप जो हम कहें जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी अकेला टीचर मैं आपको जस्ट सजेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप अपनी 100% दें। पेपर लीक करेंगे जो, वो तो जाहिर सी बात है वो इधर भी ख्वार होंगे और आखिरत में भी ख्वार होंगे। ये वो वाली बात है कि आप अगर मछली को कहें कि मछली को अगर आप कहेंगे ना कि ये वही कर रहे हैं, इनके बच्चे जो है मछली का एक मिसाल दे रहा हूँ, ये क्या करते हैं अपनी वो मछली को उठा के हवा में फेंक देते हैं कि भाई तू उड़, तो वो उड़ेगी तो नहीं, खैर वो गिरेगी ही, बट उनको बहुत ही नुकसान ये होता है कि वो मछली ज़ाया कर देते हैं। जैसे ही करके आपका अपना जो बेटा है या बेटी है वो आगे चल के बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं। वो आप देखें ड्रग का आजकल नशा आम हो गया है, तो वजह ये है सिर्फ कि आप मजबूरन उसको उस फील्ड में ले आ रहे हैं हराम तरीके से, जिसकी जो उसकी फील्ड ही नहीं है। तो वेल आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो खुदारा इनसे निकलें, क्योंकि ये बहुत ही सिस्टम बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आप देखें करोड़पति लोग बन गए ऑनलाइन बिजनेस से, या वो चीज़ करके जो जिसमें वो खुश हैं और हलाल तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो बेहतर है कि अपनी हलाल तरीके से ही ज़िंदगी बसर की जाए। वेल थोड़ा इमोशनल हो गए। चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि एम सी स्क्वायर के बराबर होती है। तो एनर्जी हम कहेंगे एम सी को, अगर अब एम सी स्क्वायर को अगर हम ओपन करें तो ये बराबर आ जाएगा एम सी इंटू सी। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है लीनियर बॉडीज़ का, तो हम वो कहते हैं, कोई भी अगर कार वगैरह हो तो उसका हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो ये फोटान की बात हो रही है, तो फोटान में जो वेलोसिटी है वो चेंज कर जाएगी। वेलोसिटी हम यहाँ पे रखेंगे ये वाली सी के बराबर रखेंगे, तो ये एम सी आ गया और यहाँ पे ये पी आ गया। तो यही एम सी का फॉर्म जो है वो पी के टर्म्स में, मतलब पी के टर्म्स में एम सी ये आ गया, तो यहाँ पे हमने पी लगा देना है। तो ये आ गया हमारा ई इज इक्वल्स टू
पी सी, देन हमें क्या है P का अगर हमने निकालना है वैल्यू तो ये एनर्जी बाय C आ जाएगा। और ये P अगर हम देखें तो ये E बराबर आ जाएगी। अब इधर क्योंकि हम अगर आप देखें तो यहाँ पे ना बच्चों एश लेमडा के फॉर्म में हमसे पूछा गया है। अगर यहाँ तक बात होती तो हम क्लियर कर देते, बट ये एश लेमडा है तो हम ई को भी चेंज करेंगे, सी को भी चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे ये आपने देखना है। ई को हम रखेंगे ए शेफ के बराबर और सी को हम रखेंगे, सी तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ सी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा होती है ना। तो हम ये एफ लेमडा करके इसको रख देंगे, एफ में कैंसिल हो जाएगी और पी हमारा बराबर आ गया एश बाय लेमडा के। तो हम कहेंगे अगर फोटान की मोमेंटम की बात हो रही है तो वो बराबर आ जाता है एश बाय लेमडा के। और यही बात जो कही थी वो डी ब्रोगली ने कही थी कि पार्टिकल और वेव की ड्यूअलिटी के हिसाब से उसने बात की थी। ये हमने डिस्कस किया था MRV क्लासेस में, जो भी स्टूडेंट हैं उनको याद होगा। तो खैर ये यहाँ पे एक दो मतलब ये ग्रामेटिकल मिस्टेक मैंने आपको कहा हो सकती है क्योंकि ये ब्लर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर जो लीक वाला था। तो हमने ट्राई किए, बस इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि डिस्कशन में इसको क्लियर करते जाएं। तो इसका बराबर आ जाएगा P = एश ओवर लेमडा। ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं। चले बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है द पार्टिकल हुज मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अब ये भी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ गया है आपका। ये मैंने आपको समझाया था उस दिन भी कि अगर आप विसिनिटी पे अटैक करते हैं, कोई भी फोटान वगैरह ला के विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे तो ये आगे चल के ये पार्टिकल नेचर में डिवाइड हो जाता है। हम कहेंगे कि भाई फोटान जो अपनी एनर्जी है वो पार्टिकल में मास में कन्वर्ट हो गई है। और हम वो कहेंगे कि जो ये मास है ये यहाँ पे ये हमारा पॉजिट्रॉन आएगा और यहाँ पे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये हमारी एनर्जी फोटान जो है वो कन्वर्ट हो गया मास में। ये हम कहते हैं कि मैटर कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और एनर्जी मैटर में। तो इसका हमने नाम भी रखा था ना पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन अगर आपको याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था। इसमें ख़ास बात यह है कि जो ये प्रोटॉन है पॉजिट्रॉन है अपना, उस पॉजिट्रॉन का और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का हमने पढ़ा था कि मास सेम है, साइन इनकी डिफरेंट है, बट उसके अलावा ये चार्ज भी सेम रखते हैं। तो ये आपको बात याद होगी, ये आपकी एंट्री में भी आ गई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम होता है। अभी बच्चों 4th क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें पूछता है हमसे एक्सरे इज हाईली इलेक्ट्रिक वेव, ओके, विथ शॉर्ट वेवलेंथ, सही, द नेचर ऑफ एक्सरे इज। अब ये हमने सही से सीखा था उस दिन भी। ये अगर आपको याद हो JSMU का पेपर जब लीक हुआ था तो मैंने उसकी डिस्कशन की थी। उसमें मैंने आपको ना एक बात बताई थी कि ये लाइट पे बहुत सारे MCQs दे रहे हैं, तो एक शॉर्टकट आपको याद रखना चाहिए। वो शॉर्टकट क्या था बच्चों? वो था हमारा आर। ये अगर आपको याद हो आर मी वक्स आर, ये मैंने आपको समझाया था। ये आर मी वक्स आर क्या शो करता है? ये आर फार होता है, यहाँ पे ना ये रेडियो होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया भी था ना, ये रेडियो है, ये माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे एंड देन गामा। यहाँ से जैसे ही आप जाएंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, बट जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। ये मैंने आपको सारी डिटेल में समझाया था, मैंने कहा भी था ये आगे चल के आएगा सवाल। तो ये आ गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका राइट ऑप्शन है इसमें। अभी बच्चों आपको पता ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज़ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज़ है, उसमें ये सारे वेव्स होते हैं, तो इनके हमने नाम रख लिए हैं। तो यहाँ पे एक्सरे होता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही बन जाता है। चलें बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द रेंज। अब ये आपको पता है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ मैक्सिमम, जब मैक्सिमम होगी जब आपकी ना एंगल 45 डिग्री पे आप इसको फेंकते हैं। ये जब प्रोजेक्टाइल अपनी 45 डिग्री के साथ जाएगा तो हम कहते हैं कि इसमें ट्रेजेक्ट्री मैक्सिमम बनती है। तो ये 45 एंगल, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन आ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर होती है? ये भी बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर आप इस रिलेशन से देखें तो ये C = F लेमडा मैंने रखा हुआ है ना, तो ये आपको बताता है कि C बराबर होती है
इन लेमडा के, इनके बीच में ये प्रोडक्ट की साइन है। प्रोडक्ट हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, तो ये मल्टीप्लाई है, तो जाहिर सी बात है एफ लेमडा बराबर आ गया सी के, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ अ वेव, तो सी होती है स्पीड, तो हम वेव की स्पीड के बराबर कर देंगे। चलें बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। 7 क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वो कहता है द जेट इंजन डेवलप्स थ्रस्ट। अब थ्रस्ट होता है फोर्स का फॉर्म, और वो 400 न्यूटन है, तो हम रखेंगे इधर फोर्स जो है हमारे पास 400 न्यूटन का आ रहा है। एंड फ्लाइंग स्पीड, उसकी जो फ्लाइंग स्पीड है थ्रस्ट से वो आ रही है 200 मीटर पर सेकंड। अब हम कहेंगे स्पीड जो है हमारे पास वो 200 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद कहता है पावर अपना कितना होगा। तो आपको पता है कि जब आपको ना पावर फाइंड करना होता है तो आपका फार्मूला आपको याद होगा। पावर का बच्चों फार्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क पर टाइम के। तो आपको पता है कि अगर हम वर्क को ओपन करेंगे तो वर्क बराबर क्या आता है, वर्क का बराबर आता है एफ डॉट डी ओवर टी के। तो ये हम अपना बन गया P इज इक्वल टू एफ, और ये D बाई टी हम कहेंगे ये V के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे एफ वी इज इक्वल्स टू पावर, एफ वी इज इक्वल्स टू पावर। तो हमें तो यहाँ पे वैल्यू पड़े हुए हैं, एफ का भी वैल्यू 400 है और V का भी वैल्यू मिला हुआ है। तो ये हो गया हमारा P इज इक्वल्स टू 400 इंटू 200, ये हमारा हो गया 4 2 8, और ये हो गया हमारे 4 ज़ीरोज़ आ गए। और ये P अगर हम इसको इधर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 8 इंटू 10⁻⁴ वाट अपना जवाब आ गया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। अभी बच्चों आप 8 क्वेश्चन को देखें। उस क्वेश्चन में कहता है वेट लिफ्ट कंज्यूम्ड 1000 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट लोड इन 2 seconds, द पावर कंज्यूम। अब ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर पे क्वेश्चन आपका है। तो आपको तो पता है कि पावर अपना बराबर होता है वर्क पर टाइम के। तो यहाँ पे ये जो वर्क है ना, ये वर्क आप एनर्जी का भी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्क और एनर्जी दोनों का सेम यूनिट ही है। तो हम कहेंगे वर्क पर टाइम है या एनर्जी पर टाइम, तो एनर्जी आपकी कितनी है, एनर्जी है 1000। तो आपने यहाँ पे सिंपल 1000 रख लेना है, और यहाँ पे जो टाइम है वो 2 रख देना है, और 1000 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आ गया हमारा 500 वाट। तो ये 500 वाट आपका पड़ा हुआ है। बहुत से सिंपल क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं, तो आजकल की एंट्री मतलब बहुत सिंपल है। चलें अभी क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ में हैव कांस्टेंट। अभी तो ये पढ़ के आए हैं कि सर्कुलर पाथ में हमारी स्पीड कांस्टेंट रहती है। चलें ये भी हो गया। अभी कहता है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। उसका क्या जवाब, सुपरसोनिक। ये मैंने आपको बताया था, मैंने कहा जब आपकी 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी पे अगर 20 हर्ट्ज नीचे अगर आप जाएंगे फ्रीक्वेंसी से बोलेंगे तो आपको मैंने कहा था कि ये होता है हमारा इंफ्रासोनिक, ठीक है, नो सॉरी इंफ्रासोनिक ना, तो इंफ्रासोनिक। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अगर 20 किलो हर्ट्ज से आप ऊपर जाएंगे, ऊपर की रेंज में अगर फ्रीक्वेंसी होगी साउंड वेव्स की, तो वो हो जाता है अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक उसके बीच में था जो हम सुनते हैं 20 to 20 के, ये होता है हमारा ऑडिबल रेंज, जो हम ऑडिबल सही तरीके से साउंड की रेंज सुन सकते हैं। तो बच्चों अगर मैंने तो ये आपको बताया था कि इंफ्रा और ऑडिबल और अल्ट्रा क्या होता है, इसमें मैंने एक लॉजिक भी बताई थी, अगर आपको याद होगा। मैंने कहा जब स्पीड ऑफ साउंड से कोई भी बॉडी मूव करती है, जो कि 332 से अगर कोई भी बॉडी मूव करेगी तो हम उसको कहेंगे ये बॉडी सुपरसोनिक है। ये अगर आपको याद हो तो ये सुपरसोनिक बॉडी होती है, ये मैंने आपको बताया था, ये मेरा लेक्चर भी इस पर बना हुआ है। तो ये अगर आप मूव करेंगे स्पीड ऑफ साउंड से तो सुपरसोनिक होता है वो। ये क्वेश्चन देखें बच्चों, ये भी आपका ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर वाला। कहता है अच्छा, ये बच्चों को जब क्वेश्चन देते हैं तो वो कहते हैं सर ये आउट ऑफ क्वेश्चन आप ना दें क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं था। ये रिलेट करता है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। खैर कहता है हेलीकॉप्टर विथ वेट W असेंडिंग विथ 0 एक्सीलरेशन अपवर्ड फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इज।
अब ये आपको अगर याद हो तो हमने एक असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो लिफ्ट का पढ़ रहे थे ना कि आप जैसे ही ऊपर जाते हैं कोई भी आपका लिफ्ट के क्वेश्चन में, तो मैंने उसके ऊपर मैंने आपको ना एक फार्मूला बताया था। मैंने कहा जब आप ऊपर जाते हैं असेंड करते हैं तो आपका नेट फोर्स जो होता है वो बराबर हो जाता है किस चीज़ के, वो बराबर हो जाता है आपका पेरेंट वर्क जो होता है उससे अगर आप माइनस करेंगे एम जी को जब आप माइनस करेंगे इसको हम कहते हैं वेट, और ये होता है पेरेंट वेट और ये होता है एफ नेट। ये मैंने आपको बताया था। खैर अगर आप बच्चों देखें तो यहाँ पे जो ये एफ डब्ल्यू है अपेरेंट वेट है और ये हमारा एम जी है। तो इसमें पूछता हमसे क्या है कि हेलीकॉप्टर विथ वेट डब्ल्यू असेंडिंग विथ ज़ीरो एक्सेलरेशन, जब इसकी एक्सेलरेशन हम ज़ीरो रख रहे हैं तो बच्चों अगर आप एफ नेट को ओपन करेंगे तो ये बराबर आ जाता है एम ए के, और ये एफ डब्ल्यू है और ये हमारा एम जी आ गया। तो इधर अब अगर आप ए को अगर आप ज़ीरो कर देते हैं तो ये बराबर आ जाता है एफ डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू एम जी। तो एम जी तो हम वर्क को कहते हैं, बाकी ये एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वर्क के बराबर आ जाएगा। जब आप ज़ीरो एक्सेलरेशन से मूव करते हैं तो अपेरेंट आपका बराबर आ जाता है वेट के। ये इधर इज इक्वल्स की निशानी देके ये आंसर अपना आ गया। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। ये कहता है अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम सर्टेन हाइट। ओके, किसी हाइट से अगर हम बॉडी को फेंकते हैं इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकंड विल बी। अब ये 1 सेकंड में इसकी स्पीड का पूछ रहा है। चलें अगर आप इसमें कोई भी चीज़ को आप फॉल करा रहे हैं तो उसकी आपने स्पीड बतानी है 1 सेकंड के बाद। तो ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपको वी एफ़ का पता नहीं है इधर तो वी एफ़ आप फाइंड करें। टाइम अगर आपका है 1 सेकंड और जब गाड़ी ऊपर से आ रही है किसी भी चीज़ को अगर आप फॉल करा रहे हैं तो वहाँ से वो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो रख रहा है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम कहेंगे वी आई इसकी ज़ीरो है। और ये फॉल कर रहा है ना तो इस वजह से तो हमारे पास सिंपल है वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसमें वी आई ज़ीरो रख दें, बाकी वी एफ अगर आप देखेंगे तो ए तो इसकी जी के बराबर आ जाएगी और ये टी हमारा 1 सेकंड है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जी जो है हमारी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये यहाँ पे सेकंड में कैंसिल हो गया, बाकी 9.8 मीटर पर सेकंड। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 क्वेश्चन कहता है हाउ लॉन्ग इट टेक्स बॉडी मूविंग विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकंड टू स्टॉप इट डेसिलेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि कोई भी बॉडी है जब आपकी वी आई उसकी आप रख रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड और उसके अलावा वो स्टॉप हो रही है तो वी एफ ज़ाहिर सी बात है इसकी ज़ीरो हो जाएगी और वो डेसिलरेट भी कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका आप हाउ लॉन्ग कहता है टाइम कितना होगा। तो बच्चों ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि भाई वी एफ माइनस वी आई ओवर टी होता है और ये अपनी एक्सीलरेशन होती है। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो वी एफ तो यहाँ पे ज़ीरो हो गई, उसको हम नेगलेक्ट करके बाकी वैल्यू रखेंगे माइनस वी आई ओवर डेसिलरेशन हो रही है तो ये भी माइनस में हम रखेंगे माइनस ए। तो ये अपना टाइम आ जाता है, ये टाइम के बराबर आ जाएगा इज इक्वल्स टू टाइम, क्योंकि ये इधर आ जाएगी वो उधर आ जाएगा। अब देखें बच्चों ये यहाँ पे आपकी माइनस माइनस में कैंसिल हो गई और ये अपना टाइम जो है वो बराबर आ जाता है वी आई ओवर ए के। तो वी आई कितनी है 30 है और ये अपना 5 है, तो ये 5 से अगर आप करेंगे तो ये 6 अपना सेकंड आ गया। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो गया। सब सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए। चलिए ठीक है आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। ये देखें ये वेक्टर से सवाल आया हुआ है आपके तो वेक्टर भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, तो आपने सारी अगर डॉक्टर बनना है तो सबको सही से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे अब कह रहे हैं कि डाव वालों को प्लांट से मोहब्बत हो गई है ना एक लव क्रिएट हो गया है प्लांट पोर्शन से, तो वो तो देते रहते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट को पहले भी कहा था, और हमें स्टूडेंट के हिसाब से चलना चाहिए मेजॉरिटी के हिसाब से, क्योंकि JSMU वालों ने बहुत ही बेहतरीन पेपर निकाला, नो डाउट बेहतरीन से बेहतरीन था। और उसके अलावा डाव की बहुत गलतियां हैं,
बहुत सारी गलतियां हैं। मैंने अभी पेपर देखा है सारा आपका, इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा कि कौन से आउट ऑफ सिलेबस हैं, कौन से नहीं हैं, तो आप उनके लिए आवाज़ उठाएं। इंशाल्लाह हम भी आपके लिए ट्राई करेंगे, बट ट्राई करें कि अभी इसके लिए आवाज़ उठाएं, अदरवाइज़ ये आपको आगे चल के पे करना पड़ेगा किसी ना किसी सूरत में अपने बहन भाई, क्योंकि आगे चल के सभी इन डॉक्टरों, करप्ट डॉक्टरों के पास जाएंगे तो बहुत मसला हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि अगर आप आज अगर उठते हैं और इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं तो बहुत आगे चल के ना आप एज ये एक मैं आप सब कुछ समझ रहे हैं, बट उठने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जब नहीं उठेंगे तो कौमें ऐसे ही बर्बाद होती हैं। बस एज अ टीचर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ में कभी भी इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को देखा हुआ है डीप से। सभी वो स्टूडेंट जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं आगे चल के उनकी ज़िंदगी बंजर बन जाती है। मैं आपको सही से समझाऊंगा कभी, इंशाल्लाह कभी उस पर भी लेक्चर बनाएंगे। चलें ये देखें, टू परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ आर मीटिंग एट अ पॉइंट, द रिजल्टेंट इज़। अब इसका ना रिजल्टेंट आपने फाइंड करना है। रिजल्टेंट अब बच्चों अब कैसे निकलेगा, तो वो रिजल्टेंट होता है आपने एफ फर्स्ट जो होता है उसका भी स्क्वायर करना है, दूसरी एफ का भी स्क्वायर करना है, और वो कहता है कि ये परपेंडिकुलर हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर होता है तो 2f1 f2 और ये यहाँ पे cos थीटा है, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री लगा देनी है और ये हम कर देंगे इसको अंडर रूट। तो ये एफ रिजल्टेंट जो हमारा आएगा, तो बच्चों ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो बन गया, बट ये सारा का सारा सिस्टम ज़ीरो के बराबर आ जाता है। जब ये जो ज़ीरो के बराबर आ गया क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये अपना कितना बन गया, ये बन जाता है 2f स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू एफ रिजल्टेंट बन गया अपना। तो बच्चों एफ रिजल्टेंट जो आएगा हमारा वो बराबर आ जाता है अंडर रूट 2 और ये अपना एफ अलग से। तो ये कहता है अंडर रूट 2 और एफ, तो ये एफ आपकी सेपरेट रखी हुई है तो आपने सेपरेट ही कर देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखें बच्चों, द स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम 760 एंड देन 360। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स इसमें लग रही हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को सही से देखना है, फिर मुझे सेंड करिएगा, इंशाल्लाह इसकी भी सही से मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 18 देखना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कहता है कि द साउंड स्पीड एट 0 डिग्री इज़ 332, द स्पीड ऑफ साउंड एट 100 डिग्री विल बी। अब ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपकी स्टेटमेंट है सिंपल। एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि वी बराबर होता है एक टेम्परेचर पे अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वी बराबर होता है वी नॉट होल अंडर रूट, यहाँ पे हम रखते हैं जो टेम्परेचर है आपका सॉरी ये टेम्परेचर आपने रख देना है टी के हिसाब से। आपने जो भी चेंज करके टेम्परेचर रखना है, और यहाँ पे हमने 273 टेम्परेचर रख के ये क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा टी के और ये हो गया अपना एक फार्मूला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, 19 कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस इज। अभी ये भी आपको पता है कि स्फेरिकल सरफेस हो उसके अगर अंदर आप देखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द कैपेसिटर ऑफ 5f एंड 7f कनेक्टेड इन पैरेलल। जब आपको पता है कि हम पैरेलल में कैपेसिटर्स को अटैच कर देते हैं तो हमें पता है कि वो जो अटैचमेंट होती है उनकी अगर हम इक्विवेलेंस निकालते हैं तो वो इक्विवेलेंस बराबर होती है कैपेसिटर, ये इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 के। सिंपल अगर आप देखें तो ये ऐसे ही इसकी हम एडिशन करते हैं, तो ये 5 प्लस हो गया अपना 7 फेराड, तो ये 5 प्लस 7 ये अपना 12 बन जाता है। चलें ये क्वेश्चन नंबर 21 देखें, कहता है 12 वर्क डन चार्ज ऑन 0.1 बिटवीन 2 पॉइंट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 2 पॉइंट विल बी। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें इसकी डेटा बनाएं तो वर्क अपना आ रहा है 12 जूल और उसके हिसाब से ये 0.1। अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ तो ये देखें कोई ये बिलर क्वेश्चन पेपर हैं तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं। वेल अगर आप चार्ज रखेंगे ये Q
तो ये अपनी 0.1 चार्ज है और ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमसे पूछ रहा है तो वोल्टेज हम फाइंड करेंगे क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे V इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, तो वर्क अपना कितना होता है 12 और ये 0.1 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये मेरे हिसाब से यही पूछ रहा है, तो ये ऐसे ही होगा वर्क पर क्यू के। बाकी आपने जिस कॉन्सेप्ट को समझना है, ये समझना है कि किस तरीके के आपके सवालात हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि किस किस एरिया को टच करना है आगे चल के। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। कहता है द चार्ज ऑफ मैग्नेट इज 3 माइक्रोफेराड एंड डिस्प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सही है। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क, तो ये आपकी स्टेटमेंट है, बुक की लाइन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड उस पोटेंशियल के, तो वो ज़ीरो के बराबर आता है वर्क। तो ये भी आपकी बुक की लाइन ही है। सॉरी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप। ये आपको पता है कि इप्सिलॉन जो होता है वो इप्सिलॉन नॉट इन इप्सिलॉन आर के रिलेटिव, और जो परमिटिव आपको पता है स्पेस में कितनी है और उसके हिसाब से रिलेटिव करके हम टोटल निकालते हैं, तो इप्सिलॉन नॉट इन इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इप्सिलॉन के बराबर आता है। ये सही से डिस्कस किया था हमने, डिटेल है बहुत। फिर 24 क्वेश्चन को देखें। In parallel plate capacitor, if area of the capacitor will be doubled, the capacitance will be, तो ये भी आपको याद होगा कि कैपेसिटर बराबर होती है ए इप्सिलॉन ओवर डी के ना। तो यहाँ पे अगर आप एरिया को डबल करते हैं तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी, सिंपल। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इज प्लेसेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ओके, एंड सेपरेशन इज 0.5। अब ये सेपरेशन इसने दी हुई है 0.5 डी की सेंटीमीटर की अंडर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। चलें, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया 60 वोल्ट। अब पूछ क्या रहा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें फोर्स पूछ रहा है। चलें, ये भी बहुत सिंपल, अगर आप देखें तो मेरे अंदाजे से ये ऐसे होगा कि वर्क पर चार्ज के बराबर अगर पोटेंशियल होता है तो यहाँ पे अगर एफ डॉट डी कर देंगे और ये क्यू कर देंगे, तो ये आपका यहाँ से एफ फाइंड हो सकता है। क्यू वी करके ओवर डी कर दें, सॉरी, तो ये यहाँ पे आपका आ गया क्यू वी बाई डी। अगर आप देखें तो ये फोर्स अपना बन जाता है क्यू वी ओवर डी के। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपका इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। क्यू आपने यहाँ पे किसकी रखनी है, क्यू इलेक्ट्रॉन की रखनी है, और यहाँ पे आपके डी ये है 0.5 और पोटेंशियल डिफरेंस 60 है, तो ये आपका इधर इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि पी टी एंड पी नॉट शोज रेजिस्टिविटी 10 डिग्री एंड 0 डिग्री, देयर रिलेशनशिप इज। अब ये आपको पता है, हम रेजिस्टेंस से भी पढ़ते हैं कि R2 जो होता है वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को साथ में ही लिख सकते हैं। जैसे आपने ये तो रिलेशनशिप आपने समझा होगा सही तरीके से। वेल, ये R1 होता है और ये 1 माइनस डेल्टा टी के हिसाब से, या हम कहते हैं कि चेंज इन आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, R1 के, और चेंज इन आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ से चेंज इन आर हम बराबर कर देते हैं R1 एंड चेंज इन टी के। यहाँ से अगर आप चेंज इन आर को ओपन करेंगे तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, और ये R1 इंटू चेंज इन टी हो जाएगा। तो ये अगर वहाँ पे चला जाए तो ये बन जाता है R2 इज इक्वल्स टू R1 चेंज इन टी प्लस R1। सो यहाँ पे ये आ गया R1 अपना कॉमन, 1 प्लस चेंज इन टी होगा, तो यहाँ पे भी आपने 1 प्लस कर देना है, ये यहाँ पे 1 प्लस कर देना है। चलिए बच्चों, आगे चल के आगे क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इतने कोई ख़ास है नहीं। लाइक देखें, द EMF इज़ मेजर्ड इन। अब ये तो आपको पता है कि ये वोल्ट होता है, सही है, बट ये है कि आपने देखना सारे क्वेश्चन हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं आजकल। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 को देखें। 2 वेज ऑफ आयरन इन कॉपर, हाउ विल मेक द सेम रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर। 2 वेज ऑफ आयरन इन कॉपर है, हाउ वी विल मेक द सेम रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर, क्रॉस सेक्शनल डिफरेंस।
अब ये पता नहीं किस तरीके का सवाल है। वेल इसमें भी डिटेल में वो अगर देगा सही से स्टेटमेंट तो हम कर लेंगे। बाकी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से देखें तो अगर आप एरिया दोनों की सेम कर देते हैं तो आपका रेजिस्टेंस में भी सेम हो जाए। ये इस तरीके से पूछ रहा है कि मतलब मे भी इसका कोई अलग तरीका हो, कोई अलग सा सवाल हो। जो बिलर्ड क्वेश्चन है उसमें से एडमिन्स को जो समझ आया है वो उन्होंने रखा है। अब ये किस तरीके का सवाल है, ऑप्शंस भी क्लियर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको ये याद रहना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आज के मतलब हैं अभी। वेल देखें अभी 30 क्वेश्चन देखें। कहता है कि इन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 100 वाट बॉयल सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 8 मिनट्स हीट जनरेट। अब ये भी बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि पावर बराबर होता है वर्क पर टाइम के। यहाँ पे आपने ये जो वर्क है ये हीट मतलब हीट भी इंजन का हीट भी एनर्जी का सॉरी फॉर्म ही है, तो हम कहेंगे एनर्जी इज इक्वल्स टू पी टी। यहाँ हीट इज इक्वल्स टू पी टी के बराबर आ गया। यहाँ पे पी आपने 100 रख देना है और टाइम आपने 8 मिनट्स और 8 मिनट का 60 सेकंड करके ये आप 6 8 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। ये भी यहाँ पे करेक्शन होगी। 48 करके आपने इसको इंटू 10 पावर कैसे करके ये 3 आ रहे हैं ना, तो इंटू 10 पावर 3 कर देंगे। जहाँ अगर आप 4.8 कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल था क्वेश्चन है, सही है ना, समझ आ गया आपको। ये पावर जो है हमने 100 रखा और टाइम है ये जो 8 है और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 को, तो ये 6 8 कितना आता है हाँ 48 ही आता है, सही है 48। तो यहाँ पे हमने ये भी दो ज़ीरो और ये ज़ीरो, ये 1000 बन जाता है। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करके अगर साइंटिफिक में करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखें। तो क्वेश्चन नंबर पूछता है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्केलर क्वांटिटी। तो ये दिए होंगे सब वेक्टर होंगे सवाल में, तो ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये तो पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये हीट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। तो जाहिर सी बात है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। द एरिया अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस इज, अब एरिया पूछ रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस हम कहते हैं कि वो प्रोसेस है आपका ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था। ये भी बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये आउट ऑफ है, आप एरिया वगैरह पढ़ाते हैं, बट आपको याद होना चाहिए कि वर्क और एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेल बच्चों अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो हम कहते हैं इसमें जो हीट होती है वो कांस्टेंट रहती है। और पीवी अगर आप देखें तो आपका ये जो है वो स्टीप हम कहेंगे स्लोप आ रहा है इसका। बट अगर आप इसकी एरिया की बात करेंगे तो एरिया आपका पीवी है ना, तो ये पीवी अगर आप एरिया की बात करें सिंपली तो एरिया बराबर होती है परपेंडिकुलर इनटू बेस। अब बेस क्या है आपका वी है और परपेंडिकुलर है पी, तो पी वी आपको पता है कि वर्क के बराबर आती है, तो हम कहेंगे वर्क डन के बराबर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन देखें 34, इन थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीज्ड बाय 100 जूल। ठीक है, डिक्रीज करी गई है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो है 100 जूल, जो कि हम माइनस में रखेंगे। एंड 120 जूल वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब ऑन द सिस्टम कहता है जब सिस्टम पे वर्क लगता है तो हम कहते हैं इनिशियल से फाइनल जो है वो कम हो जाएगा। तो जब फाइनल जो है वो कम हो जाता है तो हम कहेंगे कि वर्क भी नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे हम वर्क को भी नेगेटिव कर देंगे। तो पूछता क्या है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ डिक्रीज्ड एंड 120 जूल वर्क ऑन द सिस्टम इज़। अब पूछ उसमें सवाल में कोई स्टेटमेंट क्लियर नहीं दी हुई, बट हमें पता है कि जो हमारा फार्मूला होता है थर्मोडायनामिक का जनरल फार्मूला, वो हमें कहता है कि आपकी जो एनर्जी है वो बराबर आती है इंटरनल एनर्जी प्लस आपके वर्क के, या सिंपल आप कहें कि हीट जो होती है वो बराबर आएगी आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के। तो यहाँ पे आपने चेंज करके हीट जो है वो बराबर रख देनी है माइनस ये करके 100 और यहाँ पे आपने -120 करके रख देना है। ये आ गया अपना 120।
तो ओवरऑल आपका जो जवाब आता है ये प्लस, क्योंकि ये प्लस दोनों को हम कर देंगे, ये प्लस नहीं रखेंगे, ये माइनस ही होगा। वेल ये अपना जवाब आ गया -220, क्योंकि यही होना चाहिए। अगर आप देखें तो ये अपनी इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर गई है और सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो ये सिंपल आ गया। हीट बराबर होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के, तो हमने सिंपल ये माइनस करके वो भी माइनस कर दी, तो ये माइनस में आना चाहिए। अभी ये किस तरीके का इसने सवाल पूछा है या किस हवाले से पूछ रहा है, ये वरी आपको ना सही से अगर क्वेश्चन हो तो अंदाज़ा हो जाता है। चलें, ये भी ऐसे किस्म के आपके सवालात आ सकते हैं, आपने ये अंदाज़ा लगा देना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन देखना है बच्चों 35 क्वेश्चन कहता है द एनर्जी ऑफ लाइट इज़ डिटरमाइंड बाय। अब ये भी आपको मैंने समझाया था कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम से। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं। तो आपने क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ और क्या क्या लिखा हुआ है, तो यकीनन वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कि डिफरेंट होंगे, तो फ्रीक्वेंसी को टिक करना पड़ेगा उधर। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। तो 36 क्वेश्चन कहता है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये भी हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम का अगर रेट हम चेंज करते हैं वो फोर्स के बराबर आ जाता है। ये पहले भी सवाल आया था, मैंने आपको सही से समझाया था कि फोर्स बराबर होता है मोमेंटम के चेंज के। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आया था कि अगर फॉलिंग बॉडीज़ में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना हो तो वो वेट के बराबर आ जाता है। ये पिछली टेस्ट में आएगा सवाल आया था। तो ये फोर्स आपका, अगर मतलब आपने सही से क्वेश्चन पास पेपर ही सही किए हुए हों तो आपके बहुत से चांसेस हो सकते हैं सिलेक्शन के। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 37 क्वेश्चन कहता है मूविंग आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल अराउंड हैविंग। अब ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप चार्ज को, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसमें देखेंगे तो उसके ऐसे डाइवर्जेंट कोई फील्ड बनती है, हम कहते हैं ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कोई भी चार्ज रेस्ट के फॉर्म में पड़ी हुई है तो उसमें ऐसे फील्ड बनती है। और अगर हम कहें कि यही चार्ज मूव कर रही है किसी कंडक्टर में, जब ये चार्ज किसी कंडक्टर में बच्चों मूव करती है ना, तो ये कंडक्टर के ये अपने ऐसे सर्कल्स में अपनी एक और भी फील्ड बना देती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जब चार्ज मूव करेगी तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में मूव कर रही है या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी इसी डायरेक्शन में होगी, बाकी मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे तो ये इसकी कंसंट्रिक सर्कल्स में होगी जब चार्ज मूव करेगी। तो जब चार्ज रेस्ट में होगी, ये भी सवालात आते हैं, जब रेस्ट में होगी तो इसमें ओनली फील्ड होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये हमारा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करेक्ट हो गया। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज़, अब ये एल का पूछ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है कंडक्टेंस नहीं, खैर एल का पूछ रहा है, ये हेनरी होता है, आपको पता है इसका। इस पे इसके ऊपर भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर में सवालात होते हैं, तो आपको ये भी सही से पढ़ने। अब ये ट्रांसफार्मर का पूछ रहा है, कहता है इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं प्राइमरी के, वो हम कहते हैं ज़्यादा होते हैं बनस्बत सेकेंडरी के, क्योंकि ये डाउन है। जहाँ पे करंट, जहाँ पे आपकी वोल्टेज जाती है, हम कहते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बार अप्रोच इट फेसेस एट द क्लोज्ड कॉइल। अब ये भी कोई क्वेश्चन अपनी ना मीनिंग नहीं दे रहा, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं। वेल जो मुझे समझ आ रहा है कि कॉइल में हमें पता है कि अगर कोई कॉइल है उसमें अगर हम मैग्नेटिक बार लेके जाते हैं, वो नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ बन जाता है लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग। ये जब नॉर्थ बन जाएगा तो इससे अपोज करेगा ना, अपोज द काज। ये आपको अगर पता हो तो डायरेक्शन हम लेंज़ेस लॉ से ही फाइंड करते हैं। तो ये अगर नॉर्थ का इधर आए लाएंगे तो ये भी नॉर्थ बन जाएगा। तो ये सिंपल में भी ये इसी तरीके का क्वेश्चन हो। खेल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज प्रिडिक्टेड बाय, ये तो अभी समझा लेंज़ेस लॉ के थ्रू हम कहते हैं। और द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेमीकंडक्टर। ग्रुप 4 को हम सेमीकंडक्टर किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तो आपने उसमें 3 ग्रुप वाले ऐड कर देने हैं या 5 वाले ऐड कर देने हैं, तो वो इम्प्योर हो जाएगा और इम्प्योर बन के सेमीकंडक्टर के हिसाब से
वो इधर कंडक्टर बन जाता है ना, सही। तो वो हम अगर 3 इसमें ऐड करेंगे तो ये इसमें होल्स या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टिंग बॉडी आप इससे ला सकते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन है, द सेमी कंडक्टर्स द मेजर कैरियर्स आर, तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन ये दोनों हो जाते हैं, ये भी आपको याद होगा। तो चलें अभी क्वेश्चन नंबर 44 देखें। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इज़, अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है और कैसे होता है, ये तो बोर ने बताया था, mvr=n/2π। ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है बुक की। द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड डीके, ये भी बहुत सिंपल है। अब देखें हाफ लाइफ और डीके का क्या सीन है। टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर, ये हम अपनी डीके आ गया कांस्टेंट, तो ये इधर जाएगा, और ये टी हाफ ओ इंट ये अपना लेमडा 0.693 ये अपना बन जाता है। द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय, तो ये सोडियम, ये तो सारी बुक्स की लाइन है। चलें बच्चों, ये आपका क्वेश्चन पेपर था, हमने ट्राई किया कि सही तरीके से इसको डिस्कस करें, और बहुत से इजी क्वेश्चन भी थे और थोड़े बहुत इधर उधर क्वेश्चन थे, क्योंकि पेपर आपका जो लीक हुआ था वो इतना कोई ख़ास अपनी रेजोल्यूशन उसकी नहीं थी, तो हमने ट्राई किया है अपनी नॉलेज के थ्रू इसको थोड़ा बहुत सही तरीके से आपको समझाएं। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। बाकी अपने हक़ के लिए तैयार रहें, अपने हक़ के लिए उठें तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे चल के आपको ही इस सिस्टम का आड़े आना है। तो बस मैं आपको दुआ ही दे सकता हूँ, और आपको ये एडवाइस है कि आप इन चीज़ों से जितना हो सके आप पीछे चले जाएं। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो बेहतर है कि आप इससे पीछे हट जाएं। तो इससे क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक बरकत देता है, और अगर वो उसमें ज़िंदगी में बरकत आ जाती है तो बंदा मिलीनियर बिलियनियर भी बन सकता है। अगर वो चली की जाए तो डॉक्टर हो या कुछ भी हो, आप तरक्की नहीं कर सकते, अल्टीमेटली आपको उसका पे करना पड़ता है। या तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा मर्द आ जाता है, या वो तो अल्लाह पाक किसी ना किसी तरीके से आपको सज़ा देते हैं। तो बेहतर ये है कि इस जुल्म का ऐसा मत बने, और इस मतलब करप्ट सिस्टम का ऐसा मत बने, तो बेहतर है। बाकी अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर होगा। सर को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।